जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। ठीक है, फॉर्मूलों को कैसे समझें। ठीक है, फॉर्मूलों को कैसे समझें तो समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। ठीक है, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलों को समझते हैं और ये क्या होते हैं। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है फॉर्मूलों का, या फॉर्मूलों को सवालों में कैसे लगाते हैं। ठीक है, लगाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से लगाते हैं। हाँ ठीक है, आज इनकी सिर्फ और सिर्फ बेसिक जानकारी लेंगे, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों की। ठीक है, जो इनमें जो फॉर्मूले लगते हैं और फॉर्मूलों की भी बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसकी जानकारी लेना शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस का। जब ये चैप्टर शुरू होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कहते किसे हैं, है ना, ये होता कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, लाभ कब हमें प्राप्त होता है और हानि हमें कब प्राप्त होती है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जब ये चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे ऊपर जो बाधा आती है वो क्रय मूल्य की आती है कि क्रय मूल्य होता क्या है, और लाभ और प्रॉफिट तो ये बाद की बातें हैं। ठीक है, ये बाद में समझेंगे कि ये क्या है। जब क्रय मूल्य और इसमें विक्रय मूल्य दोनों चीज़ समझ जाते हैं उसके बाद में ये लाभ और हानि का जो टॉपिक होता है वो बाद में समझ लेते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप ही समझ में आ जाता है कि वास्तव में लाभ है क्या और हानि है क्या। ठीक है, जो इसके ऊपर ये चैप्टर है एक पूरा। ठीक है, इसमें डिस्काउंट और आता है, डिस्काउंट को हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी जो बेसिक जानकारी है उन्हें बाद में समझेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि में हम समझते हैं कि क्रय मूल्य क्या है। देखिए, क्रय मूल्य को वैसे हम बोलते हैं कि जिस मूल्य पर, ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु कोई वस्तु कोई वस्तु खरीदी जाए। ठीक है, क्या हो, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। मान लो कि ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इंग्लिश में से कॉस्ट प्राइस ही कहते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में से बोलते थे सीपी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, सीपी। ठीक, मान लो कि आपने कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, या आप किसी दुकानदार के पास गए। ठीक है, या किसी होलसेलर, मतलब मान लो कि आप ही हो। ठीक है, आप किसी दुकान वाले के पास गए और आपने कोई वस्तु उससे खरीदी। ठीक है, और जब आपने उससे कोई वस्तु खरीदी तो आपने उसको दिए 150 रुपये। ठीक है, मान लीजिए आपने उससे कितने दिए, 150 रुपये। ठीक है, अगर आपने उसे 150 रुपये दिए हैं तो आपको क्या लगता है कि आपने जो वस्तु खरीदी है 150 में, क्या वास्तव में उसने 150 में ही खरीदी होगी जो आपको 150 में दिए उसने। अरे भाई, उसने भी तो खरीदी होगी, तो उसने मान लो कि उसने वो 100 में खरीदी होगी। ठीक है, और आपको जब बेची है तो आपने 150 में खरीदी है वो, यानी उसने आपको बेची 150 में बेची है, तो उसको कितने का लाभ हुआ, तो उसको 50 का लाभ हुआ, है ना। उसको कितने का हुआ, 50 का लाभ। तो इसे आप समझते हैं कि ये 150 का मैटर है क्या। मान लो कि एक दुकानदार है और दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये में, और उसने उसका मूल्य रख दिया 150 रुपया। ठीक है, उसने उसका मूल्य कितना रख दिया, 150 रुपये रख दिए कि वो अब जो उस वस्तु को बेचेगा वो 150 से कम नहीं बेचेगा। ठीक है, जो दुकानदार है, दुकानदार ने उसका मूल्य रख दिया कि अब वो उस वस्तु को बेचेगा तो सिर्फ और सिर्फ 150 में बेचेगा। और आप मान लीजिए आप ग्राहक बन के उसके पास चले गए। ठीक है, आपने जब वो वस्तु खरीदी तो आपने बोल दी, वो दुकान वाले ने बोली कि भाई ये 150 से कम नहीं आएगी। ठीक है, और आपने वो वस्तु खरीद ली तो आपने उसके लिए कितने पे किए, 150 रुपये पे किए। तो उस दुकान वाले को कितने का लाभ हुआ, 50 का लाभ हुआ, है ना। कितने का लाभ हुआ, 50 का लाभ हुआ। मान लो कि उसने भाई, उसने तो 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी थी। ठीक है, और उसने उसका कितना दाम रख दिया, यानी 150 रुपये, यानी आपको तो उसने 150 की दी है, लेकिन उसके लिए कितने का लाभ हुआ,
50 रुपये का लाभ हुआ। तो इसमें जो ये 50 रुपये वो क्या चीज़ है, लाभ है ना। इसमें जो उसको हुआ है वो क्या है, लाभ है ना। चलिए नेक्स्ट इस वाली पेज पे समझते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि अगर एक दुकानदार, ठीक है, और एक ग्राहक है। दुकानदार ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, ठीक है, और 100 रुपये में खरीदने के बाद में उसका उसने रेट रख दिया कि उसको वो बेचनी है। और ये खरीदी उसने 100 रुपये में खरीदी है और उसको वो बेचनी है कितने में, 150 में बेचनी है। तो उसको जो 50 का क्या हुआ है, इसमें लाभ हुआ है, ठीक है। क्या हुआ इसमें, लाभ। अब हम इसमें समझते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए, ठीक है। जैसे कि एक दुकानदार ने वो वस्तु 100 रुपये में खरीदी और वो बेच कितने में रहा है, 150 में। तो वो कितने में बेच रही है, यानी जिस मूल्य पर, यानी कौन सा मूल्य, यानी ये 150, यानी जिस मूल्य में वो बेची जाए तो ये बेच रही है क्या है, ये विक्रय मूल्य है। यानी 150 में तो भी बेच रहा है, तो ये 150 क्या है, इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो जो 150 में बेची है तो ये क्या होगा उसका विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस हो गया उसका, है ना। क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो इसी को तो कहते हैं सेलिंग प्राइस। जैसे कि कोई वस्तु खरीदी जाए, मान लो कि वो 50 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई है। अब आप उसे कितने में बेचोगे, तो आप अगर उसे बेचोगे तो आप मान लो कि आप या तो इस पर 2 रुपये बढ़ती बेचो, या 10 रुपये ज़्यादा बेचो, या 15 रुपये ज़्यादा बेचो, या मतलब 50 रुपये ज़्यादा बेचो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि मतलब अगर आप दुकानदार हो तो वो अगर वस्तु आपने 50 रुपये में खरीदी है या किसी दूसरे दुकानदार ने वो खरीदी है, तो वो उसे कितने बढ़ती, यानी मतलब कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है वो। मान लो कि उसने अगर 15 रुपये ज़्यादा में बेचे तो वो 65 में बेचेगा। अगर 50 रुपये में ज़्यादा में बेच रहा है तो वो 100 रुपये में बेचेगा उसको, ठीक है। तो ये जिस मूल्य पर, किस मूल्य पर बेच रहा है, यानी 100 रुपये पे बेच रहा है, तो उसका क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस हुआ है ना। इसका क्या हुआ है, वो सेलिंग प्राइस हुआ है, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, है ना। कौन सा मूल्य, यानी जिस मूल्य, जैसे कि उसने वो वस्तु खरीदी तो वो 50 में, बेच कितने में रहा है, 100 रुपये में। तो इसका मतलब होता है कि विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य को कहते हैं हम जिस मूल्य पर वस्तु बेची है, यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस जिसे शॉर्ट में हम एसपी भी बोल देते हैं, हाँ। अब इसमें एक लाभ आ जाता है ना, और एक हानि भी आ जाती है कि लाभ और हानि क्या होती है। हम शुरुआत में ही मैंने वो अभी एग्जांपल दिया था, यानी कॉस्ट प्राइस का, तो उसमें भी मैंने बताया कि कोई चीज़ 100 में खरीदी जाए और बेची वो 150 में जाए, ठीक है। तो ये बीच का जो इनका अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, हम लाभ बोलते हैं उसे, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। यहाँ पर भी हानि भी हो जाती है इन दोनों के बीच के अंतर में। अभी समझेंगे कि हानि क्या होती है। देखिए, मान लो कि लाभ क्या है, लाभ क्या होता है। देखिए, लाभ का मतलब होता है कि यानी जिस वैल्यू में विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, यानी जिस वैल्यू में विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। मान लो कि आपने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, कोई वस्तु खरीदी है, ठीक है, कोई वस्तु खरीदी है, तो वो वस्तु खरीदी है 500 रुपये में, ठीक है। और वो 500 रुपये में खरीदने के बाद में, और वो वस्तु बेची कितनी गई है, यानी वो वस्तु बेची गई है 550 रुपये में, ठीक है, 50 रुपये एक्स्ट्रे में, या 500 यानी 600 में बेच दो, या 700 में बिके, या 800 में बिके, जो जितने एक्स्ट्रा में बिकेगी। यानी अगर 600 रुपये में बिकेगी तो उसे 100 का लाभ हुआ है, अगर वो 700 में बेची है तो उसे 200 का लाभ हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 500 और 600 के बीच में, यानी 500 और 600 के बीच का जो अंतर आया है वो कितना आया है, इन दोनों का अंतर कितना आया है, 100 का अंतर आया है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पर रखूँ, यानी लाभ क्या होता है, यानी जिसमें विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य कम होता है। यानी क्रय मूल्य तो वो होता है यानी जिस मूल्य पर वस्तु भी खरीदी जा रही है, और विक्रय मूल्य पर वो होता है यानी जिस मूल्य पर वस्तु बेची जा रही है। तो बेची जा रही है तो बेची कब जाएगी, जब वो खरीदने से, यानी उसने जब खरीदी होगी वो वस्तु उससे कई गुना ज़्यादा में बिच रही होगी, या फिर उसको ज़्यादा ही मतलब लाभ हो रहा होगा, है ना। तभी तो उसे विक्रय मूल्य बोलेंगे। तो जैसे कि उसने 500 रुपये में वस्तु खरीदी है, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि 500 रुपये में उसने खरीदी है, तो ये कम है मूल्य उसका, और उसने बेची कितने में, 600 में। तो जब उसने बेची 600 में तो उसका मूल्य, यानी उसका मूल्य ज़्यादा, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा है।
तभी तो अगर 600 में से 500 घटाऊंगा तभी तो ये 100 आएगा, तभी तो अंतर निकल के आया 100। इन दोनों का अंतर कितना, 100 है। जैसे कि अगर मान लो कि उसने 500 में वस्तु खरीदी और बेची 700 में होती वो, तो इन दोनों का अंतर कितना निकल गया, यानी 200 का अंतर आया है। ये 200 का क्या है, ये लाभ है, तो इसी को तो हम लाभ कहते हैं। यानी मान लो कि वो वस्तु, अगर कोई वस्तु कम में खरीदी जाए और वो ज़्यादा में बेची जाए, ठीक है, उसका विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। कहने का मतलब यह है कि जिसका मूल्य जिसका, यानी जिसका विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, ठीक है, होता है, तब लाभ ही होता है, ठीक है। लाभ कब होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि 500 में कोई वस्तु खरीदी जा रही है, ठीक है, और बेची वो 700 में जा रही है, तो ऐसे में आप इस 700 को क्या बोलेंगे कि 500 में तो वो खरीदी गई थी, ठीक है, और 500 में खरीदने के बाद में वो कितने में बेची, 700 में बेची, तो उसको जो 700 का जो मतलब जो 700 में बेची है वो क्या, उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस के बाद में उसने वो वस्तु जब बेची है तो उसको इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 200 का आया था, है ना। तो जो 200 का अंतर आया था, 200 रुपये क्या था इसमें, जो 200 रुपये तो उसका लाभ ही तो था, और क्या था, तो 200 रुपये उसका क्या होगा इसमें, लाभ हो गया, तो 200 का क्या होगा उसका लाभ, तो इसी को तो बोलते हैं लाभ, ठीक है। हानि क्या होती है, हानि का मतलब यह है कि, यानी किसी वस्तु को बेचें, ठीक है, किसी वस्तु को बेचें, बेचें तब क्रय मूल्य ज़्यादा हो, ठीक है, किसी वस्तु को बेचें तो क्रय मूल्य ज़्यादा हो। क्रय मूल्य कैसे हो, जैसे कि मान लो कि आपने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ अपनी भाषा में, ठीक है, मैं किताबी भाषा में नहीं बता रहा हूँ आपको, कि जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। अगर आप अपनी भाषा में समझोगे तो अच्छे से क्रय विक्रय लाभ हानि समझ में आएगी, अगर किताबी भाषा से समझोगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, ठीक है। ये कह रहा मैंने क्या लिखा है कि किसी वस्तु को, यानी किसी वस्तु, जब किसी वस्तु को बेचें, ठीक है, मैंने ये पूरा नहीं लिखा है, मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है कि किसी वस्तु बेचें, यानी ठीक है, किसी वस्तु को बेचें तब क्रय मूल्य ज़्यादा हो, ठीक है, किसी वस्तु को बेचें, कोई भी वस्तु है, जैसे कि कोई वस्तु आप बेच रहे हैं, ठीक है, आपने वो बेची है कि 600 में, ठीक है, 600 में बेची है, ठीक है। मान लो कि किसी वस्तु को बेचे तब क्रय मूल्य ज़्यादा हो, ठीक है, आपने वो वस्तु 600 में बेची है। मान लो कि आपने वो वस्तु 700 में खरीदी होती, ठीक है, 700 में क्या हुआ, क्या क्या होता, क्रय मूल्य क्या हुआ था, होता, ठीक है, यानी आपने 700 में खरीदी होती और बेची कितनी, 600 में, यानी उसका सेलिंग प्राइस 600 है, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य। मान लो कि आपने कोई वस्तु 700 में खरीदी है, ठीक है, आपने कोई वस्तु 700 में खरीदी है और बेची कितने में है, यानी वो 600 में बेची है, ठीक है। तो वो अब इसमें देखिए कि क्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है ना, क्रय मूल्य ज़्यादा, यानी खरीदी तो आपने 700 में, बेची आपने 600 में, कितने में बेची है, 600 में बेची है। तो भाई जो 100 का जो अंतर निकल के आया है उसको हम क्या कहेंगे, इसका जो 100 का, इन दोनों का जो 100 का अंतर निकल के आ रहा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस में, यानी वो 600 में बिकी है, ठीक है, वो खरीदी तो आपने 700 में थी, वो बिकी बिकी कितनी में, वो बस तो 600 में बिकी है, तो 100 रुपये का क्या हुआ है, तो इसमें 100 रुपये की हानि हुई है, यानी 100 का लॉस हुआ है, ठीक है। लॉस क्या हुआ है, 100 का लॉस हुआ है। यानी अगर लॉस को हम देखेंगे कि हानि बराबर क्या होता है, यानी क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। यानी ऐसे समय में अगर कोई वस्तु खरीदी ज़्यादा में जाए, यानी कोई वस्तु खरीदी ज़्यादा में जाए और बेची कम में जाए, तो वैसे में क्या होता है, हानि होती है। जैसे कि अभी उसने 700 में कोई वस्तु खरीदी और बेची कितनी, 600 में, तो 100 का क्या हुआ है, तो उसमें हानि हुई है, ठीक है, क्या हुई है, हानि, इसे कहते हैं हानि। हमने सीपी समझा यानी क्रय मूल्य समझा, ठीक है, और हमने एसपी यानी विक्रय मूल्य भी समझा, और हमने प्रॉफिट यानी लाभ भी समझा, और यानी एल मतलब हानि, हानि भी समझी, ठीक है। हमने क्या, ये चार चीज़ें समझी, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से समझी है, हाँ। अब हम समझते हैं कि लागत मूल्य क्या होता है, ठीक है, लागत मूल्य क्या होता है। देखिए लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य कुछ नहीं होता, लागत मूल्य भी होता है क्रय मूल्य,
ठीक है, लागत मूल्य को ही क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और इसे यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, ठीक है, इसे इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम सीपीवी शॉर्ट में बोल देते हैं, और इसे कॉस्ट प्राइस भी बोल देते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस भी, यानी कहते सबको क्रय मूल्य ही हैं। ठीक है, क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य बोल देते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए इसको भी हम सीपी कहते हैं। सीपी को हम सीपी भी बोल देते हैं, यहाँ शॉर्ट में हम बोल देते हैं कॉस्ट प्राइस को सीपी बोल देते हैं। ठीक है, तो यही होता है। यानी लागत मूल्य क्या होता है, बोल देते हैं कि लागत मूल्य, हकीकत में लागत मूल्य है क्या, जैसे देखिए समझते हैं इसे। ठीक है, लागत मूल्य क्या है, जैसे कि मान लो कि आपने, ठीक है, कोई गाड़ी खरीदी। ठीक है, मान लो कि आपने कोई गाड़ी खरीदी है, और वो गाड़ी है कौन सी, पुरानी। ठीक है, कैसी वो गाड़ी, पुरानी। मान लो कि आपने वो 10,000 रुपये में गाड़ी खरीदी है। ठीक है, 10,000 में तो आपने वो गाड़ी खरीदी है, और 10,000 रुपये में गाड़ी खरीदने के बाद में, और गाड़ी है वो पुरानी, अब वो चल नहीं रही है। तो आपने मान लो कि उसमें 100 रुपये का कोई उसका पार्ट डलवा दिया। ठीक है, 100 रुपये का उसमें कोई पार्ट डलवा दिया, और 100 रुपये, और जो उसका जो मिस्त्री है, ठीक है, उस पार्ट को जो डालेगा उसने ले लिए, और 100 का उसमें आपने पेट्रोल डला दिया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा का 100 और 200 और 300, जो एक्स्ट्रा का जो 300 का जो लागत आया है आपका, इससे क्या बोलेंगे, यही तो है आपका लागत। यानी 10,000 में तो आपने खरीदी है। ठीक है, आपने 10,000 रुपये तो उसके पहले से ही पे कर दिए। ठीक है, और 10,000 रुपये पे करने के बाद में जब तक आपने वो चलाई नहीं, और चलाने से पहले ही उसकी जो मरम्मत करवाई है, ठीक है, उसने, यानी 10,000 में खरीदने के बाद में, यानी 100 रुपये का उसका एक पार्ट डलवा दिया आपने। ठीक है, और 100 रुपये मिस्त्री ने ले लिए, है ना, और जो 100 रुपये की जो पेट्रोल डलवाई है, ठीक है, उसका जो एक्स्ट्रा खर्चा कितने का है, यानी कहने का मतलब है कि ये तुम्हारा कितने का पड़ा है ये, यानी 10,000, और 10,000 रुपये में ये 300, और ये यानी 10,300। ये 300 क्या है, ये 300 रुपये तो एक्स्ट्रा इसमें लगे हैं, तो यही इस इन सबको मिला करके इन सबको जोड़ देंगे, जो टोटल आया है, जो टोटल आया है कितना है, 10,300 आया है, तो इसी को कहते हैं लागत। ठीक है, लागत मूल्य। ठीक है, क्या बोलते हैं, लागत मूल्य। मान लो कि अगर ऐसे समझ में ना आया हो, अगर दूसरे तरीके से समझे, कि जैसे कि आपने कोई मकान खरीदा। ठीक है, आपने मकान खरीदा, और मकान खरीदने में आपने 1,00,000 रुपये लगा दिए। ठीक है, आपने जो मकान खरीदा है वो कितने में, 1,00,000 में खरीदा है। ठीक है, मैं थोड़ी प्राइस ले रहा हूँ, ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्राइस लेना ठीक नहीं है। क्या मतलब है, समझना ही तो है। ठीक है, तो समझने के लिए मैंने 1,00,000 रुपये ले लिया। ठीक है, तो मैंने मान लो कि 1,00,000 रुपये का आपने वो प्लॉट खरीद लिया। ठीक है, अब 1,00,000 रुपये का जो प्लॉट खरीदा है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने भाई 1,00,000 रुपये का प्लॉट खरीदा है, और उसके बाद में भी प्लॉट खरीदने के बाद में आपने 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये आपने क्या लगा दी उस बाउंड्री की, उस उसकी जो बाउंड्री करवाई है। ठीक है, आपने जो उसकी जो चारों तरफा जो बाउंड्री करवाई है उसमें आपने 20,000 रुपये लगा दिए। ठीक है, और 20,000 रुपये में लगाने के बाद में अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि भाई आपने ये प्लॉट कितने में खरीदा है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसकी पूरी जो लागत मूल्य आया है, उसका जो उसके इसकी जो लागत आई है, मतलब मुझे ये प्लॉट कितने में पड़ा है, तो आप बोलोगे मुझे ये प्लॉट 1,20,000 रुपये में पड़ा है। ठीक है, कितने में पड़ा है, 1,20,000 में। अब आप उससे ये तो नहीं बोलोगे कि भाई मुझे ये जो प्लॉट जो मैंने ख़रीदा है वो 1,00,000 में ही ख़रीदा है। ठीक है, उसकी जो लागत जो आई है, उसका जो एक्स्ट्रा जो खर्चा आया है 20,000 रुपये, तो आप बताओगे ना। तो ये 20,000 रुपये जो इसमें जोड़ा है, तो टोटली कितना आया, तो आप बोलोगे कि लागत मेरा जितना भी लागत मूल्य आया वो कितना आया है, 1,20,000 रुपये आया। ठीक है, तो लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य, लागत मूल्य यही होता है कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, खरीदने के बाद में उसका जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो खर्चा आता है उसको भी जोड़ दिया जाए, और सबको मिला करके क्या बोलते हैं हम, लागत मूल्य बोलते हैं। ठीक है, यानी एक तो मूल्य वो हो गया कि जिस पे आपने 1,000 रुपये में कोई वस्तु खरीद ली, और ख़रीदने के बाद में आपने उस पर मतलब 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा और कर दिया, और एक्स्ट्रा खर्चा करने के बाद अब वो आपको कितने में पड़ी, यानी वो 1,200 रुपये में पड़ी, यानी 1,000 रुपये ये और 200 रुपये ये, तो आपको कितने में पड़ी, वो 1,200 में। तो यही होता है लागत मूल्य। ठीक है, क्या होता है ये, लागत मूल्य, है ना। अब हम समझते हैं कि
लाभ परसेंट क्या होता है और हानि परसेंट क्या होती है, ठीक है। लाभ परसेंट क्या होता है और हानि परसेंट क्या होती है। देखिए, लाभ परसेंट का मतलब होता है कि कुल लाभ, ठीक है, कुल लाभ, है ना। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, कुल लाभ बट्टे क्रयमूल्य और गुणा में 100। और हानि का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, यानी कुल हानि, कुल हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100, ठीक है। क्रय मूल्य और यानी कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100 और कुल हानि बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। देखिए, कुछ टीचर क्या होते हैं कि कुछ टीचर बोलते हैं कि हम लोग आपको ऐसा मैथ, देखिए, कुछ टीचर क्या बोलते हैं कि हम आपको ऐसा मैथ पढ़ाएंगे कि जिस मैथ में आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई, आप जब तक फार्मूला नहीं लगाओगे तो आप मैथ को कैसे सॉल्व करोगे। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतना आता है कि कुछ लोग जो हैं कि फार्मूला पहले लिखते हैं, उसके बाद में उसकी वैल्यू लगाते हैं, तब जाके कहीं उसे सॉल्व करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख लिख देते हैं और वैल्यू लिखने के बाद में उसे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये वैल्यू रखी है और जो आप सॉल्व कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हैं, कर तो भाई आप इस फॉर्मूले की वजह से ही रहे हो ना। आप फॉर्मूला बता रहा है ना कि मुझे मत लिखिए और आप मेरी जो जितनी भी वैल्यू हैं जो फॉर्मूले के हिसाब से रखते जाइए और आप उसे सॉल्व करते जाइए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, फॉर्मूले से तो मतलब टाइम वेस्ट होता है और फार्मूला समझना भी नहीं चाहिए, और मतलब फार्मूले से सवाल जो निकलवाता है उसका सिलेक्शन मतलब बहुत कम हो पाता है ना। तो बोलते हैं टाइम वेस्ट होता है। अरे भाई, जब तक आप फार्मूला समझोगे नहीं, मतलब फार्मूला कहाँ से आया और कैसे आया और कहाँ रखा गया, ठीक है, तो तब तक आप उसे सॉल्व कैसे करोगे, है ना। अगर मान लो कि कोई वैल्यू, मैं आपको शॉर्ट में अभी मैं इसे समझाता हूँ, ठीक है। अभी रुकिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ उस बेस पे एक बात सुन लीजिए। जैसे कि आपने कोई वस्तु, मतलब आप कोई लाभ परसेंट निकाल रहे हो, ठीक है, आप लाभ परसेंट निकाल रहे हो और आपने वो फार्मूला नहीं लिखा, ठीक है। आप उसे डायरेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि आपने बोल दिया कि आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और 120 में बेच दी, और क्या हुआ, 20 का ये लाभ हुआ, ठीक है। तो ये 20 का लाभ हुआ किस पे, 100 पे, और गुणे में 100, तो 100 से 100 काटिए, 20% का लाभ होगा। अब भाई, ये जो आपका ये जो स्टेप है, ठीक है, आप इसे देखिए गौर से। तो जो मेरी जो पेंसिल चल रही है, इस चीज़ को देखिए, ये क्या है, 20 का, ठीक है। ये 20 का क्या है, ये लाभ ही तो है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये कुल लाभ। ये कुल लाभ क्या है, ये का बाहर से आ गया क्या, ये आया तो इसी में से है ना, ठीक है। ये लाभ कहाँ से आया, इसी इसी जगह से तो आया, तो इसी जगह पे क्या रखा है, यानी कुल लाभ की जगह पे आपने क्या रख दिया था, 20 रख दिया था, ठीक है। और एक क्रय मूल्य की जगह पर आपने क्या रख दिया था, ये 100 रुपये रख दिया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना, 100, तो 100 रख दिया, तो गुणे में क्या, ये 100, तो ये आपने 100 रख दिए थे। लेकिन है तो ये पूरा पूरा फार्मूला ही ना, आपने तो फार्मूला रखा कहाँ, ठीक है। मैंने अब फार्मूला कहाँ रखा, मैंने ये शॉर्ट में ही तो लिखा। तो ऐसे बोल दे कि उसमें कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती है और बगैर फार्मूले के हम आपको बताएंगे। अरे पहले फार्मूला का बेसिक तो बताना चाहिए, उसके बाद में तो कुछ पल्ले पड़ेगा, है ना। उसकी जो जगह है कि फार्मूला कहाँ कहाँ लगना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं लगना चाहिए, है ना, तो वो तो लगना चाहिए ना। तो वो समझ में आ जाएगा, तो आपको जो क्वेश्चन है जो उसका बेसिक है वो समझ में आ जाएगा। कभी कभी तो कुछ समझ में नहीं आता है इसी वजह से, है ना। तो चलिए इसे समझते हैं कि ये फार्मूले की जगह पे कैसे ये शॉर्ट में ये वैल्यू रख जाती हैं और कैसे कैसे ये वैल्यू निकल आती हैं ना। तो इसी को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये बोल रहा है कि कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। जैसे कि मान लो कि आपने कोई वस्तु खरीदी है, ठीक है। आपने कोई वस्तु खरीदी है कितने में, 1000 रुपये में, ठीक है। तो जो 1000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और आपने मान लो कि वो कितने में बेच दी, वो 1500 रुपये में बेच दी, ठीक है। और जो 1500, इन दोनों के बीच का जो अंतर आया है कितना, यानी आपने खरीदी कितने में, 1000 रुपये, यानी CP, ठीक है। और बेची कितने में, 1500 में। तो 500 का क्या हुआ है, ये लाभ हुआ है, ठीक है। ये 500 का लाभ हुआ, क्या हुआ, तो इसे बोलेंगे कुल लाभ, ठीक है। कुल लाभ, यानी कुल लाभ कितने का हुआ है, 500 का हुआ है।
यानी कुल लाभ कितने का हुआ है, 500 का हुआ है कुल लाभ, ठीक है। कुल लाभ कितने का हुआ है, 500 का हुआ है कुल लाभ, ठीक है। अब जो कुल लाभ हुआ है, अगर आपसे बोल दे कि लाभ परसेंटेज क्या होता है, ठीक है, परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या है, तो इसे कैसे निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारा क्या रखा है, यानी कुल लाभ, कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100, यानी ये होता है लाभ बराबर के फॉर्मूला, यानी लाभ परसेंट का। तो कुल लाभ कितने का हुआ है, 500, ये कुल लाभ क्या है, 500 है, यानी 500 बटे क्रय मूल्य कितना दे रखा है, हमारा क्रय, हमने क्रय मूल्य कितना माना था, 1000 रुपये माना था, ठीक है। हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 1000 आ गया, गुणे में तो कितना आएगा, ये 100, एक, तो यहाँ पर 100 रख दो, यानी प्रॉफिट बराबर के, ठीक है। तो पी बराबर के, तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएंगे, और 5 दूनी 10 और 2 से ये कटेगा कितनी बार, 50 हो, यानी 50% का क्या आया है, लॉस आया, ठीक है। अगर इसे दोबारा डायरेक्ट करूँ, ठीक है, इसे डायरेक्ट कैसे करूँ, जैसे कि मैंने कोई वस्तु खरीदी है, ठीक है, मैंने कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीदी ली, ठीक है, और वो मैंने 1500 में बेच दी, ठीक है। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूँगा और मैं डायरेक्ट लिखूँगा कि मुझे 500 का प्रॉफिट हुआ, कितने का, 500 का प्रॉफिट हुआ कितने में, 1000 रुपये में, गुणे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो काटा और इससे ये काटा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 50% बचा, देखिए ये आ गया 50% क्या है प्रॉफिट, देखिए बिगर, ये आया बिना फॉर्मूले के, बिना फॉर्मूले के, ठीक है। लेकिन बेस तो फॉर्मूले का ही है ना, बेस किसका, फॉर्मूले का ही है। लेकिन अब मैंने लिख दिया ये बिना फॉर्मूले का, क्या ये बिना फॉर्मूले के हो गया क्या, है ना, स्ट्रक्चर तो पूरा फॉर्मूले का ही है ना ये, ठीक है। जैसे फॉर्मूले में कुल लाभ लिखते थे, तो कुल लाभ की जगह पे मैंने 500 लिख दिया, लेकिन ये कुल लाभ नहीं लिखा मैंने, ठीक है। मैंने ये सी पी लिख दिया, तो यहाँ मैंने क्रय मूल्य नहीं लिखा, गुणे में 100, मैंने ये स्टेप पूरा काट दिया, ठीक है। इस स्टेप का मैंने कोई भी प्रयोग नहीं किया है, इसी वजह से मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। लेकिन है तो पूरा ये फॉर्मूले की बेस से ना, तो फार्मूला अगर आपको आता है तो आपको ये बेस भी आता है। कहने का मतलब यह है कि फार्मूला आप याद मत कीजिए, ठीक है, फार्मूलों को आप बिल्कुल याद करने की कोशिश ही मत कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इस पर आप सिर्फ और सिर्फ जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी प्रैक्टिस आप फार्मूले पे करोगे तो उतना ही आपके लिए मैथ इजी होता जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि हानि परसेंट क्या होता है, ठीक है। हानि परसेंट क्या होता है, मान लो कि आपने एक घड़ी खरीदी, ठीक है, आपने एक घड़ी खरीदी है, ठीक है, और घड़ी खरीदने के बाद में कुछ समय तक आपने वो पहनी, और पहनने के बाद में आपको वो अच्छी नहीं लगी, और ना अच्छी ना लगने के कारण आपने वो खरीदी थी तो आपने कितने में, 200 में, और अच्छी ना लगने के कारण आपने वो बेच दी कितने में, 150 में, ठीक है। आपने कितने में बेच दी वो, 150 में बेच दी, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 200 था, और उसका जो उसका सेलिंग प्राइस था कितना था, 150 था, कितना था, 150, यानी ये हो गया विक्रय मूल्य, और ये हो गया क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना, 200, और सेलिंग प्राइस कितना, 150। तो ऐसे में क्या होता है कि इन दोनों का जो अंतर ले लेंगे तो कितना आता है, यानी हानि बराबर के, फॉर्मूला क्या होता है, यानी सी पी माइनस के एस पी, ठीक है। यानी इसका फॉर्मूला होता है हानि का, यानी हानि परसेंट निकालने के लिए क्या होता है कि कुल हानि, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं, आगे बताऊँगा मैं अभी, ठीक है। यानी हानि कैसे निकालते हैं, यानी सी पी कितना दे रखा है, 200 माइनस के, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 150, ठीक है। यानी 200 में से जब 150 जाएगा तो बचेगा कितना, 50, तो 50 क्या है, ये हानि है ना, ये क्या, 50 ये हानि है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि हानि परसेंट क्या है, यानी हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है, हानि परसेंट, तो कुल हानि, यानी कुल हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100, यानी लॉस परसेंट बराबर के, यानी टोटल लॉस, ठीक है, अपॉन में सी पी गुणा में 100, ठीक है। यानी कुल हानि, आपने वो वस्तु कितने में, कितनी बताई थी मैंने, यानी कोई वस्तु आपने 200 में खरीदी, ठीक है,
और बेच कितने मेरी 150 में। तो आपका जो इन दोनों का जो अंतर आया है यानी कितने का आया, 50 रुपये का, यानी जो कुल हानि हुई है, ठीक है, जो कुल हानि हुई है कितने की हुई है, 50 की आई है, ठीक है, यानी कुल हानि कितने की आई है आपको, 50 की आई, तो ठीक है। तो हानि यानी लॉस परसेंट बराबर की, यानी हानि कितनी की आई, 50 की आई। और हानि किस पे आई, सेलिंग प्राइस पे आई, ठीक, वो सॉरी कॉस्ट प्राइस पे आई, यानी कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 200, और गुणा में क्या आ गया, ये 100 आ गया, ठीक है। तो लॉस परसेंट बराबर के 50 दूनी कितनी, यानी 50 से काट दो, तो जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 5 से कटेगा, यानी 50 चौका 200 होता है, डायरेक्ट काट दो। तो 4 से काट दो, 100 कितनी है, 25, यानी 25% की क्या हुई, यानी हानि हुई है, ठीक है। परसेंटेज में कितनी निकल के आएगी, 25% की हानि निकल के आ गई, ठीक है, यानी लॉस कितने का आ गया, 25% का, ठीक है। अगर मैं इसे डायरेक्ट करता कि 200 की चीज़ कोई ख़रीदी है और बेच कितने में दी है, सेलिंग प्राइस उसका 150 है, यानी हानि कितने की हुई, 50 की हानि हुई। तो 50 की हानि हुई किस पे, से कॉस्ट प्राइस पे, तो 200 गुणा में 100। देखिए ये हो गया बगैर फार्मूले के, ठीक है, 25% की हानि। अरे बगैर फार्मूले के कहाँ हुआ भाई, फार्मूला तो आपने वो लिखा ही कहाँ, फार्मूले की जगह पे तो ये वैल्यू लगाई है, बगैर फार्मूले के कैसे कर सकते हो। बगैर फार्मूले के मतलब कोई कोई भी, ठीक है, मैं तो क्या, मतलब कोई भी टीचर बगैर फार्मूले के मैथ को सॉल्व कर सकता है, नहीं ना। मतलब सिर्फ फ़र्क इतना आता है कि वो फार्मूला लिखता नहीं है, ठीक है, वो फार्मूला नहीं लिखेगा और उसकी जगह पर वो वैल्यू लिख करके उसे सॉल्व कर देगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर होता है, ठीक है। लेकिन उसे स्ट्रक्चर पता होता है कि फार्मूले की जगह पर मतलब फार्मूला कह क्या रहा है और उसकी जगह पर कौन कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ रखी जाएगी, उसी के बेस पे तो वो वैल्यू रखेगा, यानी उसे कैसे सॉल्व कर देगा बगैर फार्मूले के, ठीक है। फार्मूला तो उसे लगाना ही पड़ेगा, सिर्फ फ़र्क इतना रहता है कि फार्मूले की जगह पर वो फार्मूला यूज़ नहीं करता है और उसकी जगह पर वैल्यूएँ लगाता जाता है और उसे वो सॉल्व करके ला देता है। जैसे कि अभी मैंने बोल दिया कि मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और वो मैंने 500 में बेच दी, ठीक है, 100 में खरीदी 500 में बेची, तो कितने का मुझे लाभ हुआ, 400 का लाभ हुआ, किस पे, 100 पे। तो 100% कितना, यानी 4। तो ये निकल के आ गया, ठीक है। या तो देख लो, यानी 100 की कोई चीज़ खरीदी है और बेची कितने में गई है, 500 में, यानी 400 का क्या हुआ है, लाभ। तो 400 का लाभ हुआ है किस पे, 100 पे। तो 100% यानी 400% पूरा लाभ हो गया, है ना। कोई वस्तु 1 में खरीदी जाती है और 5 में बेची जाती है, कितने का लाभ होता है, 4 का लाभ होता है, किस पे, इस 1 पे, 100%, यानी 4% का लाभ हो गया, ठीक है। अगर मैं इसी को बोल दे ऐसे ही लिखता कि कोई वस्तु खरीदी गई 10 रुपये में और बेची गई 15 रुपये में, तो यहाँ कितने का हुआ, यानी कुल लाभ हुआ इसका 5 का। तो मुझे लाभ परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो बटे कुल लाभ बटे यानी क्रय मूल्य गुणे में 100, ठीक है। तो ये 5 अपन के सी पी कितना दे रखा है, 10, तो 10 गुणा में 100, जीरो से ये जीरो काट दो, यानी 50% का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसे इस रामायण को नहीं लिखता, ठीक है, ये जो मैंने ये इतनी रामायण लिखी है इसे ना लिख करके मैं डायरेक्ट लिख देता कि 5 का प्रॉफिट हुआ है 10 पे, तो 100% कितना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का क्या रहा, स्ट्रक्चर तो जो इसका जो स्ट्रक्चर रहा है वो फार्मूले का ही है ना, इसका जो बेस रहा है फार्मूले के बेस पे ही तो किया है मैंने, ठीक है। अगर ये फार्मूला मुझे ना पता होता, ठीक है, इस पर अगर मैंने प्रैक्टिस ना की होती, तो क्या मैं ऐसे कर पाता, नहीं ना, बिल्कुल नहीं कर पाता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। आप समझते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है, विक्रय मूल्य निकालते कैसे हम, ठीक है। एक विक्रय मूल्य भी तो होता है, विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकालने का, ठीक है, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं फार्मूला, यानी पहले फार्मूले से समझेंगे उसके बाद हम समझेंगे कि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, है ना। तो चलिए, यानी विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, देखिए कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं निकलती है, वो निकलती है तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूले के बेस पे निकलती है। आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है, आपको फार्मूला पता है, ठीक है, आप ना किसी के बहकावे में आए, अगर आपको फार्मूला पता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि फार्मूला आप रटिए मत, ठीक है। फार्मूला, मैं तो कहता हूँ मैथ में कोई भी चीज़ रटिए मत, ठीक है, रटनी नहीं है कोई भी चीज़, सिर्फ और सिर्फ उस पर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही वो चीज़ आपकी हैबिट में आएगी, ठीक है। और जितनी वो अगर आपकी हैबिट में आएगी वो आपका उतना ही मैथ सॉलिड होता जाएगा, ठीक है, ठोस होता जाएगा, है ना। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है कि विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, यानी विक्रय मूल्य में सबसे पहले आता है कि क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य और गुणे में 100 और प्लस के
लाभ परसेंट, ये क्या होता है मैं अभी इसे बताऊंगा, ठीक है। और अपन में कितना आ जाता है, 100 आ जाता है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला कब लगाना होता है, ये फॉर्मूला जब यूज़ करना होता है, यानी सेलिंग प्राइस बराबर के सीपी गुणे में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, है ना, अपॉन में 100, यानी कहने वाला यदि पूरे सौदे में, ठीक है, यदि पूरे सौदे में लाभ होता हो, ठीक है, लाभ होता हो, है ना, तब जाके ये फार्मूला यूज़ होगा। देखिए यहाँ पे इस फार्मूले को लगाना कैसे है, ठीक है, कैसे से लगाते हैं इसे सीखते हैं पहले, ठीक है। जैसे कि आपका विक्रय मूल्य रखा है, आपने कोई वस्तु खरीदी है, ठीक है, आपने कोई वस्तु 20 में खरीदी है, ठीक है, और आपने वो बेच दी कितने में, आपने वो वस्तु बेची है मान लो कि 30 रुपये में, तो ये 10 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। लाभ कितने का दे रखा है, 10 का, है ना, 10 का क्या हुआ है लाभ, यानी 10 का लाभ हुआ कितने पे, इस 20 पे, ठीक है। ये जो 10 का लाभ हुआ किस पे हुआ, इस 20 पे, तो निकाल लो, तो जीरो से जीरो कट जाएगा और दो से कटेगा कितनी बार, 50%। कहने का मतलब है कि आपको कितने का लाभ हुआ है, 50% का लाभ हुआ है, ठीक है। ये 50% का लाभ हुआ है ना, ये 50% का लाभ हुआ है। अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, आपको पहले तो ये पता था कि हमारा विक्रय मूल्य 30 रुपये था सेलिंग प्राइस। आपको अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, तो 20 आएगी, ठीक है, और गुणे में, यानी 100 पे कितना, कितना 50% का लाभ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 150 हो जाएगा अपॉन में, ठीक है। अपॉन में कितना होगा ये, अपॉन में हो जाएगा ये 100, यानी अपॉन में तो 100 ही रहेगा। देखिए ये मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि ये प्रॉफिट परसेंट आया कहाँ से, ठीक है। मैंने आपको एक तो ये प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू बता दी मैंने 50%, ठीक है। ये पी का मान कहाँ से आया, ठीक है, किस लिए रखते हैं मैंने, ठीक है, ये तो मैंने आप अपनी तरफ से बताया, लेकिन अब मैं ये बता रहा हूँ प्रॉफिट परसेंट के मतलब ये विक्रय मूल्य की तरफ से, ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ से। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे में 100 प्लस के लाभ परसेंट अपन 100, ठीक है। यानी सेलिंग प्राइस निकालते कैसे हैं, यानी प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो इस 100 में कितना हो जाएगा, यानी 150 हो जाएगा, यानी फर्स्ट प्राइस कितनी दे रखी है 20, तो इसे काट दीजिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस कैसे कितना निकलेगा, तो 20 500 और 5 से कटेगा कितनी बार, 30 बार, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया 30। देखिए 30 आ गया ना हमारा सेलिंग प्राइस। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि इसका जो फॉर्मूला है, यानी लाभ परसेंट क्या होता है। देखिए यहाँ पे लाभ परसेंट दे रखा है, अगर यहाँ पे हानि परसेंट होती तो आपको हानि परसेंट, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हानि परसेंट आ जाती, और लाभ परसेंट की जगह पे हानि परसेंट आती तो हानि परसेंट की वैल्यू रख देते और 100 में से वो घट जाता, ठीक है। कहने का मतलब है यानी 100 पे लाभ की गणना होती है और 100 पर ही, ये मतलब 100 पर ही लाभ की गणना होगी तो 100 पर ही हानि की गणना होगी, ठीक है। दोनों की गणना किस पे होती है, हानि पर ही होती है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया था हमारा 30 आ गया था, तो सेलिंग प्राइस हमने कितना माना था, 30 ही माना था, है ना। अगर आप इसे डायरेक्ट करते तो कि आपको अगर क्वेश्चन में दे रखा होता, अगर कोई क्वेश्चन जैसे कि आपको कोई अगर कोई क्वेश्चन दे रखा होता, है ना, जैसे कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मान लीजिए कि कोई एक गाय है, ठीक है, एक गाय है, वो 8250 रुपये में क्या हुई है, वो खरीदी गई है, ठीक है, 8250 रुपये में खरीदी गई है। और उसका जो लाभ परसेंट दे रखा है, कितना दे रखा है, लाभ परसेंट जो दे रखा है कितना दे रखा है, यानी 4% दे रखा है उसका लाभ परसेंट, ठीक है। यानी एक गाय, ठीक है, एक गाय दे रखी है, ठीक है, एक जो गाय दे रखी है, इसका जो कॉस्ट प्राइस क्या है, इसका जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है इस गाय का कितना दे रखा है, 8250 दे रखा है ना, 8250 दे रखा है। और उसका लाभ परसेंट कितना दे रखा है, 4% दे रखा है। तो इसे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, यानी हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इसे डायरेक्ट निकालेंगे, यानी 8250 और गुणे में, तो यहाँ पे 8250 गुणे में लाभ कितने का हो रहा है हमें 4 का, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी ये लाभ कितने का हो रहा है 4%, यानी 100 पे कितना 100% पे कितना लाभ 4% का, तो ये कितना हो जाएगा 104, तो 104 अपॉन के, तो ठीक है। इससे अगर काट पीट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यानी 8580 रुपये, ठीक है, कितनी 8580 रुपये निकल के आ जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर हम फॉर्मूला लगाते तो फॉर्मूला कैसे लगाते, तो फॉर्मूला लगाते कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर के सीपी कॉस्ट प्राइस और गुणे में 100 प्लस के 4% का लाभ हो जाता,
यानी यहाँ पर लाभ आता, लाभ परसेंट और बटे में 100। ठीक है, क्या आया था, बटे में 100 आया था, बराबर के CP। और CP की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, यानी 8250 दे रखी है। तो यहाँ 8250 लिखते, जैसे कि ये लिखी हमने गुणे में 100 पे कितना का प्रॉफिट, 4% का, तो ये कितना होगा 104। अपन में ये कितना आ गया, 100 आ गया। देखिए ये जो मैंने जो फॉर्मूला लिखा है ये इतना ना लिखा, ठीक है, इतना मैंने ना लिखा, और सिर्फ कितना लिखा, इतना लिखा था मैंने शॉर्ट में, ठीक है। लेकिन आया तो ये फॉर्मूले की बेस पे ही है ना। अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो आप इस फॉर्मूले को वैसे भी ना लिखते, आप इसे डायरेक्ट इस वैल्यू लगा देते, ठीक है। आप इसकी बेसिक जानकारी से, मतलब आपको अगर बेसिक जानकारी होती, डायरेक्ट इस चीज़ को लिखते। जो जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, आप डायरेक्ट उसका आंसर निकाल के दे देते। जैसे इसका आंसर आता है 8580, है ना, ये निकल आता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल इस पर और चर्चा करेंगे, यानी इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे, है ना। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है।